अच्छा भाई, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एल्डिहाइड फैमिली। और एल्डिहाइड फैमिली के बारे में आज देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स। अच्छा, एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला RCHO। अच्छा, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which CHO group, तो ये CHO ग्रुप क्या कहलाता है? कहलाता है बेटा कार्बोनाइल एंड हाइड्रोजन। दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, मतलब एक ही नहीं माना जाता इनको। और प्रेजेंट इज नोन एज दी आर प्रेजेंट इज नोन एज अल्काइन एल्डिहाइड्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप की मौजूदगी हो उन्हें एल्डिहाइड्स कहा जाता है। और निहायत ही बदबूदार किस्म के कंपाउंड्स होते हैं ये। अ, और आम तौर पर एल्डिहाइड्स की जो ताकत है ये आप लोगों ने महसूस की हुई होती है। यह आपके पास एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल हिस्सा कहलाता है, इसे कार्बोनाइल कहते हैं। अक्सर आपने कभी शायद गौर किया हो, कभी अगर मोहल्ले में कहीं आसपास कोई चूहा बिल्ली मर जाते हैं तो कितनी बेहतरीन सी जो आपको एक जैसे कह सकते हैं, क्या खुशबू कह लें या बदबू कह लें, जो आपको अच्छा लगे। तो वो जो आप बहुत खूबसूरत सी एक चीज महसूस करते हैं अपनी अजीम शान नाक से, उसको बेटा एल्डिहाइड आप कह सकते हैं। वो जो गंदी सी आप बदबू महसूस करते हैं, तो ये होते हैं एल्डिहाइड। अब हम तो फिलहाल सीधे सीधे चल लेते हैं एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर्स पर। तो एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर्स को आप देख लीजिए। इसमें हम वही उसी तरीके से इसको लेके चलते हैं। कॉमन नेम और IUPAC नेम। अच्छा, रूल जो है वो पहले पहले स्टेप में तो मैं रूल बता दूं आपको। रूल क्या है कि जो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में ना आप IC लगाते हैं। उस IC को हटाकर आप उसको एल्डिहाइड कह दें। ठीक है, ये है कॉमन नेम लिखने का तरीका। इसी तरीके से IUPAC में अल्केन चेन के आखिर में ई आता है। ई को आप AL से रिप्लेस कर दें। AL, OL नहीं, OL अल्कोहल है, AL ये है एल्डिहाइड। बुक अगर आप लोगों के पास है तो, मुझे बुक में पेज नंबर नहीं पता। बुक में जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर बताया जा रहा है ना, वहां पर आप गौर करिएगा, एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, वेलेरिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये सब लिखा हुआ होगा। तो वो जो आई आखिर में देखोगे ना, सबके IC आ रहा होगा। उस IC को हटाकर आपने एल्डिहाइड लगाना है। जैसे एसिड एसिटिक एसिड होता है, तो आप एसिड तक लिखेंगे, आखिर का IC हटा देंगे। आखिर का IC हटा के क्या लिख देंगे? एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड होता है,
तो फॉर्म तक आप लिखेंगे, आखिर का आईसी हटाकर उधर लगा देंगे एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। बात समझ में आई कुछ? अगर बुक में वो टेबल कोई देख रहा होगा तो उसे बात जरा जल्दी समझ में आ जाएगी, और अगर आप सिर्फ हवाओं में सिर्फ सुन रहे हैं तो बात समझने में जरा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, इनका अगर मैं नाम लिखूंगा, सबसे पहले कॉमन नेम पर आता हूं। अब ये आपके पास सबसे हटकर है एल्डिहाइड फैमिली में। वैसे तो CHO ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और इधर लगा होना चाहिए R, लेकिन ये वाला जो एल्डिहाइड मेंबर है ये सबसे अलग है, इसमें दूसरी साइड पर R नहीं होता बल्कि H ही होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसका नाम डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। देखो, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड से, फॉर्मिक एसिड नहीं है ये, फॉर्म तक तो आप लिखेंगे, आखिर का आईसी हटाकर एल्डिहाइड से रिप्लेस कर देंगे, फॉर्म एल्डिहाइड। अब आईयूपीएसी नेम का रूल वही है जो मेन चेन का नाम है। तो ये कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा मीथेन तक लिखोगे, आखिर का ई हटा के क्या लगाओगे? एल, मीथानल। मीथानॉल होता है बेटा एल्कोहल, मीथानल होता है एल्डिहाइड। अक्सर बच्चे एल और ओएल में कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन आप अपनी जितनी जल्दी दूर कर लेंगे आप उतने ही ज्यादा मफाद में रहेंगे। दो कार्बन है तो एसिटिक एसिड कहलाता है। आप आखिर के आईसी को हटाकर एल्डिहाइड लगाएंगे, एसिड एल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम कितने कार्बन नजर आ रहे हैं बेटा? दो कार्बन नजर आ रहे हैं, तो इसका नाम हो गया इथानल। इसी तरीके से अब यहां आप देखिए कितने कार्बन है? एक और ये दो, तीन हो गए ना। तो ये होता है प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक बनता, लेकिन ये प्रोपायोनिक नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोपायोन एल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, अब टोटल कार्बन कितने हो गए बेटा? तीन हो गए, तो ये कहलाएगा प्रोपा, आखिर के ई को हटा के आपने लगा दिया प्रोपानल। इधर देखिए चार कार्बन हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटायर एल्डिहाइड। यहाँ पे कितने हो गए? चार कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा ब्यूटानल। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, चार और एक पांच कार्बन है, पांच कार्बन के लिए वैलेरिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये हो जाएगा वैलेर एल्डिहाइड। पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पेंटा, आखिर के ई को हटाकर एल, पेंटानल। ये समझ में आया सबको? इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन या परेशानी? पूछ लीजिए। नो सर। ओके। सर पांचवा वाला मुझे समझ में नहीं आया, मतलब पेंटानल और वेल्डा क्या मतलब? बेटा वेलर एल्डिहाइड कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, और कॉमन नेम हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से,
और कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का जो वो पेज नंबर मुझे एक स्टूडेंट ने बता दिया, थैंक यू अनुषा। पेज नंबर 205 पर एक टेबल बना हुआ है बेटा, वहां पर आप देखिएगा तो आपको टेबल में नजर आएगा कि वहां पर जो कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली ने अपने मेंबर्स के लिए रखा है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्रोटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, तो वही नाम दरअसल इसका फॉर्म एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड फैमिली का भी होता है। बस फर्क ये होता है कि वो आखिर के आईसी को हटाकर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आखिर में आईसी लग रहा होता है, उस आईसी को हटाकर ये एल्डिहाइड लिख देते हैं। तो इट इज फॉर्म एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, प्रोपाइन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड एंड वेलर एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। और बाकी ये तो आईयूपीएसी नेम है, ये तो सिंपली आपको पता होता है कि कितने कार्बन की चेन बन रही है, उसी के हिसाब से आप मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट करते हैं। और आखिर में एल्डिहाइड के लिए रूल ये है कि ई को हटा के एल लगाना होता है। क्लियर है निमरा? यस सर। अच्छा, अब मैं कुछ मजीद नाम, स्ट्रक्चर्स लिखता हूं ताकि थोड़ी सी और आपको बात समझ में आए। CH3, CH, CH3, CH2, C, सही। अच्छा, अब मुझे आप में से कोई बता दे कि क्या होगा इस कंपाउंड का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। पहले आईयूपीएसी बता दो, वो ज्यादा इजी रहे शायद। ये फंक्शनल ग्रुप है। सर 3 थ्री, 3 मिथाइल सही है। ब्यूटानल। तो इसका मुझे आईयूपीएसी नेम बताया गया 3 मिथाइल ब्यूटानल, बिल्कुल सही बताया गया है। 3 मिथाइल ब्यूटानल ही इसका आईयूपीएसी नेम है। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, सही है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करते हैं, तो 1, यही हमेशा 1 होगा, सही है। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन 1 2 3 4, सही। तो ये ब्यूटानल हो गया। अच्छा, अब कॉमन नेम के लिए बेटा, कॉमन नेम इसका होगा, कॉमन नेम मैं लिख देता हूँ, कॉमन नेम हो जाएगा इसका बीटा मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम होगा। देखो, जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ये अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है। CHO पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब ये बीटा कार्बन है तो इसके ऊपर लगा हुआ है मिथाइल, तो इसलिए कह दिया बीटा मिथाइल। 4 कार्बन इन टोटल है, तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो गया चेन में। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब बताइए बेटा इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। 3,4 डाइमिथाइल पेंटानल। 3,4 डाइमिथाइल पेंटानल, पेंटानल। सही है। और आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम सॉरी, बीटा गामा डाइमिथाइल वेलर एल्डिहाइड। बीटा गैमा डाइमिथाइल वेलर एल्डिहाइड, ठीक है, वेरी गुड।
तो बात आप लोग समझ गए हैं आई गेस। तो एक और छोटा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है कभी कभार। सर इसका थोड़ा सा कहते हैं वो समझा दीजिएगा, कहते हैं कॉमन नेम, किसका? ये जो भी करवाया है लास्ट। बेटा इसका कॉमन नेम ये है कि आप देखिए कि ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये इसका गैमा कार्बन है। तो बीटा और गैमा पे मिथाइल लगा है तो मैंने बीटा गैमा डाइमिथाइल कहा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, वेलेराल्डिहाइड कह दिया। ठीक ठीक है है। सर जी। अगर 6 कार्बन हो तो? कैप्रोएल्डिहाइड। ओके। वैसे 5 से आगे बात जाएगी नहीं। अच्छा, इसका आईयूपीएसी और कॉमन नेम क्या बनेगा? हमें ये याद करने पड़ेंगे नाम। बेटा इनके नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, इनको करने के रूल्स आप याद कर लें, तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो वो आपके सामने कोई सा भी स्ट्रक्चर आ जाए आप उसको नेम कर सकते हो। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम बेटा 2 क्लोरो इथानल हो जाएगा, ये 2 कार्बन है। और इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा बेटा एल्फा क्लोरो इथानल। अच्छा, अब सर यहाँ तो 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, हेलोजन भी और वो भी, एल्डिहाइड नहीं तो होगा सर कॉमन हेलोजन नेम? क्या कह रहे हो बेटा? सर कॉमन नेम में इथेन एल्डिहाइड नहीं होगा? ओहो, इथेन नहीं, एसेट एल्डिहाइड होता है, मैंने इथानल ही लिख दिया। ओ सॉरी सही है। एसेट एल्डिहाइड होगा बेटा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अक्सर अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हों कि सर यहाँ तो 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, अब हम क्या करें, क्लोरो भी है और एल्डिहाइड भी है। तो बेटा क्लोरीन जो है ना फंक्शनल ग्रुप, अगर देखो ऐसे याद कर लो, चैप्टर 9 अगर आपका चल रहा है, ठीक है, तो चैप्टर 9 का कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आएगा तो दैट विल बी कंसिडर एज मेन फंक्शनल ग्रुप, या चेन में उसका नाम आएगा, उसका नाम नहीं आएगा, मतलब ये हेलोजेंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बस याद रख लेना बात। अब कुछ तस्करा कर लेते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स का, वो तो बल्कि हेडिंग डाली हुई है हमने। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। बेटा ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर्स के, जरा इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, नंबर 1 और 2, फिर आगे चलूं। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? जी सर। ये 3 और 4 स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ले लिया? यस सर। और ये आ गया आपके पास 5, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहिए? हो गया? यस सर। चलिए जी वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, अब एल्डिहाइड फैमिली का जो मेंबर हमें तफसीली तौर पर डिस्कस करना है बेटा, वो है फॉर्म एल्डिहाइड। CH2
H2O इसका टोटल फॉर्मूला स्ट्रक्चर देख लीजिए, कहलाता है HCOO, सही है। और ये एक इसका फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बनाता है, जो मैंने अभी आप लोगों को मिथेनॉल के यूजेस में भी बताया था। तो ये बनाता है इसका 40% जो सॉल्यूशन होता है, 40% सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के साथ जब इसे मिलाया जाता है 40%, तो ये एक सॉल्यूशन बनाता है जिसे हम फॉर्मलिन कहते हैं, और विच इज यूज टू प्रिजर्व लाइफ स्पेसिमेन, जो लाइफ स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। ये मैंने अभी मिथेनॉल में भी आया था, तो वहां पर भी इसकी बात की थी। ठीक, आगे चलते हैं, जरा इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। इसे बनाया किस तरीके से जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल की मदद से। सबसे पहला जो इसको बनाने का जरिया और तरीका है, और ये आप लोग एक आध बार पढ़ भी चुके हो, तो आप लोगों को तो इसको पढ़ने की आदत भी होगी। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करा के। अच्छा, मिथेनॉल के रिएक्शन में ये आया था जब, तो मैंने आपसे कहा भी था कि ये फॉर्मल्डिहाइड में दोबारा आएगा, लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन में आएगा। वहां मिथेनॉल के रिएक्शन में आया था, अब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन में आएगा। तो आप ऑलरेडी इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हो कि अगर हम मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करा दें K2Cr2O7, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में काम करता है, तो आप फॉर्मल्डिहाइड बना लेते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको अगर हम इसका मैकेनिज्म लिख लें, तो होता क्या है भाई कि HCHOH और H, ये रिएक्ट करता है बेटा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और नेसेंट ऑक्सीजन देन इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके आपके पास प्रोड्यूस कर देता है वाटर। जब वाटर प्रोड्यूस होता है बेटा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पीछे बचता है, वो अपने आप को अपने बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए आपस में बॉन्ड करके ये बना देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिखता चलूं, दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड अंडर, यहाँ पे लिखना जरूरी है थोड़ा, परफॉर्म अंडर कंट्रोल कंडीशंस। कंडीशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कंडीशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अदरवाइज फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की। यानी फॉर्मल्डिहाइड बनने के बाद वो खुद दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब वो दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो फॉर्मिक एसिड बना देता है। फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूसेस फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है, HCHOO। यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन ले आए, तो हो जाएगा HC और OH, ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मिक एसिड। ये आपके पास था फॉर्मल्डिहाइड, ये आपके पास हो गया फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया बेटा?
यस सर। अच्छा, उसके अलावा ऑक्सीडेशन तो हो रही है, और ऑक्सीडेशन ही कहेंगे इसको, लेकिन एक नए ढंग से आपके सामने इसको हम रख रहे हैं, बाय डीहाइड्रोजनेशन। क्योंकि देखो हाइड्रोजन, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रीवियस क्लासेस में ये चीज पढ़ी हुई है कि हाइड्रोजन का जब रिमूवल होता है किसी चीज में से, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो अब डिहाइड्रोजनेशन जो यहाँ पर हो रही है ना, वो करवाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वहां पर हम ऑक्सीडेशन मेथड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हुए करवा रहे हैं, और यहाँ पर हम डायरेक्ट रिएक्शंस करवा रहे हैं, और ये रिएक्शन कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कहलाता, डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। ये कॉपर और निकल के बीच की प्रेजेंस में होता है, तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आपके पास ये बन जाता है, और हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई No, sir. कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट की अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन भी करवा दें बेटा, तो भी आप इस चीज को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, क्या है कैल्शियम फॉर्मेट? देखिए, HCOO ट्वाइस, इस चीज को कहते हैं बेटा कैल्शियम फॉर्मेट। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हम फॉर्मिक एसिड हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है बेटा। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो तो ये ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होने की वजह से डिकम्पोजिशन का शिकार होता है। अच्छा, डिकम्पोजिशन इसकी कैसे होती है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट में टूटता है। देखो डिकम्पोजिशन, देखो डिकम्पोजिशन होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई भी कंपाउंड बस जैसे तैसे चाहे टूट जाए। डिकम्पोजिशन भी बेटा जब होती है ना, तो कंपाउंड के टूटने का भी जो अमल है वो भी इस तरीके से होता है कि कंपाउंड मतलब कोई सब्सटेंस जो भी टूटने के बाद बन रहा है वो स्टेबल सब्सटेंस हो। ऐसा ना हो कि हम किसी चीज को तोड़ तो दें लेकिन हासिल होने वाली चीज हमें स्टेबल ना हो। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से टूटता है कि हमारे पास फॉर्म हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। देखो, CaC, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन, CO3 बन गया। ठीक है, और अब जब इन सबके रिमूव होने के बाद क्या बचता है? इधर बचता है HCOO, और इधर क्या बचा है? सिर्फ H। वो H इस कार्बन की जो बॉन्ड वैकेंसी खाली हुई होती है उसको एडजस्ट करके फॉर्मल्डिहाइड बना देता है। अब ये तरीका कॉम्प्लेक्स मेथड है, और कैल्शियम फॉर्मेट हम हासिल करते हैं या हम बनाते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए, इस तरीके का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। मतलब ये तरीका जरूर है बनाने का फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर्मल्डिहाइड या तो दरख्तों वगैरह से हासिल कर लिया जाता है, और अगर बनाने की जरूरत पड़ती है तो फिर इन दोनों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल ज्यादा होता है। प्रेफरेबल तरीका है फॉर्मल्डिहाइड बनाने का। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब आज फिलहाल बात यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो रिएक्शंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड का है, और वो काफी बड़ा टॉपिक है जो आज की क्लास में तो किसी सूरत कंप्लीट नहीं हो सकता। तो कल की दोनों क्लासेस लगेंगी उसको कंप्लीट करने में। तो बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे कल करेंगे। अगर सर कोई सर जी बेटा।
सर आपने कहा था कि चैप्टर 10 के लिए आप कुछ आइडिया शेयर करेंगे। हाँ, चैप्टर 10 के लिए मैंने कहा था, 1 मिनट रुकिएगा।